बोया VY1 माइक की वजह से BYM1 के साथ मैं आ गया हूँ ये वीडियो लेके। क्वालिटी ऑडियो की आपको एकदम मस्त आ रही होगी, मुझे पता है। नहीं भी आ रही होगी तो भाई देखो, मैं वॉइस को थोड़ा सा इन्हेंस करने के बाद ही अपलोड करूँगा वीडियो को। और दूसरी बात, आप स्पीकर ऑन कर लो या फिर हेडफोन या ईयरफोन लगा के बैठ जाओ शांति से और ध्यान से इस लेक्चर को सुनो भाई। 4 मिनट का लेक्चर होने वाला है ये, 4 से 5 मिनट। देखो, मैं इसमें ज़्यादा कुछ खास बताने नहीं वाला हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन सेशन है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ऐसी मज़ेदार बातें बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर से आ जाएगा, इतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, आपको इस चैप्टर को पढ़ने का मन करेगा। बोलोगे सर अभी पढ़ाओ, सर अभी पढ़ा दो मुझे, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज भाई इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन तुम देखते होगे जैसे कि एनसीईआरटी में भी दिया रहता है, हर चैप्टर के पहले कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें बताई जाती हैं। बताई जाती है, नहीं बताई जाती है, छोटी मोटी बातें। 2 से 3 मिनट लगेंगे मुश्किल से भाई। अब देखो, छोटी मोटी बातें क्या हैं इसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। देखो, मैं तुम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया क्या गया, मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आया, सर केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, लेकिन वो अपने टीचर से शर्म के मारे पूछ नहीं पाया है। देखो, ज़रूरी नहीं है, मेरे टीचरों ने मुझे पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है बेसिकली, लेकिन होते हैं कुछ टीचर भाई वो सोचते हैं भाई बच्चे लोग आइंस्टाइन है, सब कुछ पता होगा उनको, और बस ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ भाई, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है इसके बारे में पहले बात तो तुम ये बताओ, बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्डिंग, बॉन्ड, सर बॉन्ड सुनने से क्या याद आ रहा है, जेम्स बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। अबे नाम नहीं पूछा मैंने, बॉन्डिंग क्या होती है। देखो, अगर तुम बॉन्ड सर्च मारोगे तो क्या आएगा, बॉन्ड सर्च मारोगे तो क्या आएगा, रिश्ता। मारो सर्च अभी सब लोग अपने गूगल पे। सर आपकी हिंदी बड़ी बेकार है। अरे रहन दो यार, हिंदी कौन लिखता है आजकल। आजकल इंग्लिश का ट्रेंड चला हुआ है, मतलब इंग्लिश में हिंदी लिखना। रिश्ता भाई देखो, ठीक है, बॉन्ड का मतलब होता है रिश्ता, और बॉन्डिंग का मतलब हुआ भाई भाई रिश्ता ही कह लो इसको भी, ठीक है। और ये आईएनजी लगा हुआ है तो समझ जाओ कि भाई प्रेजेंट में हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, प्रेजेंट हो या ना हो कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। अब सर क्या इंग्लिश पढ़ाने लग गए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे ना। अब देखो, मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के हम मीनिंग को अगर समझ लेंगे तो हमें उसको पढ़ने में फिर समझ में आती चीज़ें। बॉन्ड का मतलब होता है रिश्ता, तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, केमिकल्स का एक दूसरे से रिश्ता। सर क्या बोल रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ऐसा तो कुछ नहीं है सर। एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है सर, बॉन्ड फॉर्मेशन है, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। सर क्या बोल गए आप, तो हमें पता ही नहीं। कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ के आए होंगे, पढ़ लिए होंगे, वो लोग बोल रहे होंगे ऐसा, ठीक है। देखो, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, या फिर कह सकते हैं हम लोग, देखो सरल भाषा में बताओ तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, बॉन्डिंग का मतलब होता है रिश्ता। और ये रिश्ता कैसा है भाई, रिश्ता होता कैसा, सीधी सी बात है, अट्रैक्शन वाला रिश्ता होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अब दुश्मन का भाई दुश्मन से रिश्ता जब बताओगे तो वो अट्रैक्शन वाला नहीं है ना, ठीक है। लेकिन रिश्ता एक्चुअल में क्या होता है, बॉन्ड। अब तुम दुश्मन के साथ बॉन्ड बनाने तो नहीं जाओगे भाई, रिश्तेदारी बनाने तो नहीं जाओगे, लेकिन किसी अपने से प्रिय से, जैसे कि भैया माता पिता हो गए, टीचर हो गए, तो उनसे रिश्ता बनता है तुम्हारा, जैसे जैसे तुम उनके साथ समय बिताते हो। तो भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तुम उनके प्रति अट्रैक्टेड भी होते जाते हो। जैसे मान लो तुम्हें कोई टीचर पसंद आया तो तुम उनके रोज़ वीडियोस देखोगे या फिर उनके रोज़ लेक्चर्स सुनोगे, उनसे ही सुनना पसंद करोगे, और तुम्हारा उनके साथ एक स्पेशल कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। फोर्स, तुम उनके प्रति अट्रैक्ट रहोगे, मतलब तुमसे कोई बोलेगा ए भाई सुन 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 ये वाले सर का लेक्चर देख ले, तो तुम लोग बोलोगे नहीं नहीं हम तो उसी सर का लेक्चर देखेंगे, हमको तो वही सर पसंद आते हैं भाई, ठीक है। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, देखो केमिकल बॉन्ड है, देखो सीधी सी बात है, केमिकल यानी केमिकल लोचा होगा भाई। और केमिकल लोचा किसके बीच में होता है, हमने पढ़ा था भाई 10वीं क्लास में, 9th क्लास में। क्या सर आप तो सारे टीचरों की तरह निकला, और टीचरों की तरह बोल रहे हो 10वीं में पढ़ा था, या अभी पढ़ाओ हमको। बेटा देखो, सीधी सी बात है, 10वीं का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और 9th का पढ़ा जिसने नहीं पढ़ा उसको 10th का समझ में नहीं आएगा, और 9th 10th का जिसने नहीं पढ़ा भाई उसको 11th का समझ में नहीं आएगा।
तो अगर आप वीक स्टूडेंट थे 9th-10th में तो भाई देखो 10th के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत जगह पे। मैं भी धीरे धीरे करके अपलोड करना शुरू करूँगा 10th के लेक्चर्स देख लो। 9th का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो 10th के केमिस्ट्री में कवर हो चुका है, ठीक है। एनीवेज देखो, मैं जानता हूँ आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, तभी आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतनी बातें तो पता होंगी। 10th क्लास में साइंस में आपके अच्छे खासे नंबर या ठीक ठाक नंबर आए होंगे, बेसिक बातें आपको ज़रूर पता होंगी, ठीक है। और वैसे ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड दोबारा पढ़ना है, दोबारा का मतलब एकदम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे 10th जैसा, लेकिन वो भी दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ें जैसे कि आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा बताया जाएगा चीज़ें। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग का सीधा सा डेफिनेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स या कंपाउंड्स। वैसे कंपाउंड्स कहना गलत हो जाएगा, देखो सीधी बात है, एटम्स, दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दोनों एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे कि वो दोनों एटम या फिर वो दोनों एटम किसी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, मान लो मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल मान लो कोई सा, ये एक मॉलिक्यूल मान लो किसी और का, तो इन एटम्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के प्रति। तो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में कहने का मतलब क्या है कि ये एटम्स जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। होते हैं कुछ बच्चे सोचते हैं ये भी होता है, ना भाई ना, काट देंगे टीचर आईआईटी वाले, भाई चाटा मार के भगाएंगे, कैंपस में मत घुस जाना हमारी, ठीक है। या फिर कंपाउंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड भी हो सकता है, देखो ठीक है। देखो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर क्या होता है, कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे। देखो 10th का लेक्चर देख लोगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ। एटम्स भैया क्या होते हैं, एटम्स होते हैं सबसे छोटे पार्टिकल्स, इनके और टुकड़े नहीं कर सकते भाई। मतलब एक होता है ना कागज होता है, कागज को आधा काटो फिर आधा काटो, फिर इस टुकड़े को ले लो, किस टुकड़े को ले लो सर, इस टुकड़े को ले लो, ठीक है। अब इसको भाई क्या करो, काटो और काटो और काटो और काटो, अरे क्या कर दिया सर ये आपने, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। इसको और काटो, फिर ये वाला टुकड़ा बचेगा, ये वाला टुकड़ा, इसको और काटो, फिर ये वाला टुकड़ा बचेगा, ऐसे करते 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 तो सबसे छोटा पेपर का पार्टिकल होगा सबसे छोटा, या फिर इसका जो अंत होगा काटते 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 या तोड़ते 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 जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम होंगे, ठीक है। अब एटम को ऐसा माना जाता था कि ये सबसे ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसको प्रूव कर दिया रॉन्ग, किसने भैया, एक साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया रॉन्ग। ये जो थ्योरी दी थी कि एटम सबसे छोटे होते हैं वो थे डेल्टन भैया, डेल्टन सर जी, उन्होंने बोला था कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल हो नहीं सकता, लेकिन उसको प्रूव कर दिया उन्होंने, उनको प्रूव कर दिया रॉन्ग। और साइंटिस्ट जो आगे आए, न्यूट्रॉन को फाइंड किया, प्रोटॉन को फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया, और ये पाया गया भाई नहीं, एटम के अंदर भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन मेनली कंसिडर किया जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। अगर आपको जानना है इस चीज़ के बारे में डिटेल में तो चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, मैंने बताया है, लेक्चर देख सकते हैं आप। एनीवेज तो भैया एटम्स जो होते हैं, जब कुछ एटम्स एक साथ आ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूल का एक बेस्ट एग्जांपल है वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई, वाटर मॉलिक्यूल ये होते हैं, देखो ठीक है, समझ गए। अब भाई कंपाउंड क्या होते हैं, भाई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब साथ आते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल में काल हो गए, तुम काल हो गए, मुझे ये बताओ। एग्जाम्पल में ले लो NaCl, सोडियम क्लोराइड, भाई ये कंपाउंड है, ठीक है, बेसिकली देखो, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आई होप क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ना है सर, आपने बोला था मज़ेदार बातें बताओगे, इंट्रोडक्शन करोगे, 2 मिनट में ख़त्म करोगे, तो 10 मिनट हो गए सर। देखो बस एक चीज़ तुम जेन्युइनली बताना, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में, मतलब चीज़ें जानने में। देखो ह्यूमन की टेंडेंसी क्या होती है, जितनी न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन होती है ना, या फिर नई नई चीज़ें, आप ये चीज़ हमेशा गौर करना। जैसे मान लो यूट्यूब देखते हो
आप मान लो कहानी के एडिक्टिव हो, मतलब कहानी देखना आपको बहुत पसंद है, अगर आप उस टाइप के बंदे हो या फिर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, तो आपने ये चीज़ गौर किया होगा कि अगर नई नई कहानी आती रहती है तो आप नई नई कहानी देखना पसंद करते हो। भाई आज चल रही कोई कहानी, मान लो आज तुमने एक कहानी देखी भाई मेहनती किसान की, तुम्हें अच्छी लगी, अगले दिन क्या तुम दोबारा उस कहानी को खोल के देखना चाहोगे? मतलब तुमसे मैं ये कहूँ भाई, एक जगह पे मैं तुमसे कहूँ, देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई गलत बात नहीं है अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, जैसे कि मान लो कि तुम नोट्स पढ़ते हो या फिर सर पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ तुमने पढ़ी और तुम भूल गए भाई वो क्या पढ़ाया था सर ने, तो ये कॉमन सी बात है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन। अब भाई ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या कुछ बच्चों को तो ऐसा शक रहता है कि सर मैं तो बेवकूफ़ हूँ, सर मेरा दिमाग ख़राब है, मतलब कहने का मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं एक बुद्धू बच्चा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ पढ़ने के बाद। भाई कॉमन चीज़ है, टॉपर भी भूल जाता है भाई पढ़ने के बाद, 2-3 दिन तक ना पढ़े ना, टॉपर की भी बस की नहीं है, समझे? कुछ होते हैं जिनका दिमाग भाई नेचुरल होता है कि वो बॉर्न नहीं होते हैं ऐसे कि भाई एक बार जो पढ़ लिया, उनका दिमाग ही इस तरीके का होता है कि एक बार जो पढ़ लिया वो याद रहता है। लेकिन इन जनरल बात करो भाई, ऐसे बच्चे तुम्हें 10 लाख में से 1000 या 100, 1000 भी ज़्यादा बोल दिया, 100 के आसपास मिलेंगे तुम्हें। 10 लाख बच्चे अगर तुम उठा के देखोगे ना, तो 100 बच्चे कहीं तुम्हें ऐसे पाएंगे जो कि जिनको रिवीजन ना करना पड़ता हो। भाई बाकी के जो 9 लाख, ठीक है, बाकी के जो 9 लाख बच्चे हैं, 9 लाख 9,000 बच्चे, भाई उनका कैसे होता होगा तुम ये सोचो। बाकी के 9 लाख 9,000 बच्चों का क्या क्या भाई वो भी तो सिलेक्ट होते हैं। जेई का मान लो अगर एग्ज़ाम 10 लाख बच्चे भरते हैं तो 1 लाख मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ भाई। कोई आके बोलने लगे नहीं सर ऐसा ना ही होता है सर, आप गलत बता रहे हो। भाई एक अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ, और भाई अप्रॉक्सीमेट 10,000 के आसपास एडवांस के लिए, मतलब आईआईटी की सीट होती है। अब देखो भाई पहले 10 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे छूट के आए, 1 लाख में से 10,000 बच्चे छूट के आए। कहने का मतलब क्या भाई, मान लो ये 10,000 बच्चों में से 100 बच्चे वो बच्चे हैं, 100 बच्चे वो बच्चे हैं जो कि गॉड गिफ्टेड है भाई, वो एक बार पढ़ते हैं उनको याद ही रह जाता है। बाकी के भाई 99,000 बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ते हैं भाई, वो कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं? उनका तो ब्रेन नॉर्मल है, वो भाई इस ऐसे सिलेक्ट होते हैं, वो रिवीजन करते कैसे? देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि सर हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम बुद्धू हैं, हमने गलत फील्ड चुन ली। ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी हर चीज़ कर सकता है। हाँ, एक ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, मतलब वो कुछ भी अचीव कर सकता है उसकी। तो देखो ह्यूमन टेंडेंसी में क्या बता रहा था, जैसे मान लो तुमने आज एक मूवी देख ली, मान लो गोलू मोलू करके कोई मूवी थी, ठीक है, गोलमाल मान लो, चलो जानता हूँ तुम लोगों के इमोशन कनेक्टेड होंगे इस मूवी से। मैंने सुना फनी मूवी, मैंने देखी नहीं कभी आज तक, सच बोल रहा हूँ झूठ नहीं। मान लो तुमने आज एक गोलमाल 1 देखी, ठीक है, ठीक है, गोलमाल 1 देखी, ठीक है। अब मान लो भाई क्या, अब मान लो भाई क्या, गोलमाल 1 देखी तुमने। अब मैं तुमसे बोलूँ भाई कि एक जगह पे मैं तुम्हें एक चॉइस दूँ कि भाई तुम गोलमाल 1 जो है वो तुम्हें देखनी है भाई रोज़-रोज़, मतलब तुम्हें इसे मूवी को 10 बार देखनी है। मैं तुम्हारे पास एक ऑप्शन छोड़ दूँ कि भाई तुम या तो गोलमाल 1 को 10 बार देख लो, या फिर तुम्हें मैं 10 नई कहानी देता हूँ, या फिर कह लो मैं गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, या फिर कोई और चीज़ गोलमाल के बाद मैं मान लो हाउसफुल दे दूँ, हाउसफुल के बाद करके मैं कोई सी और मूवी देख दूँ, करते-करते 10 अलग-अलग नई-नई मूवीज़ दे दूँ। तुम खुद बताओ भाई तुम क्या देखना पसंद करोगे? क्या तुम एक ही मूवी को 10 बार देखना पसंद करोगे या फिर 10 नई-नई मूवीज़ देखना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, मोस्ट जनरल केसेस में तुम भाई यही देखना पसंद करोगे, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि भाई तुम एक ही मूवी को बार-बार देखोगे तो तुम बोर हो जाओगे, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। सेम चीज़ पढ़ाई में भी अप्लाई होता है। क्या? अगर तुम्हें मैंने एक चैप्टर, मान लो तुम्हारे टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया, पहले दिन मान लो तुम्हें मज़ा आया, लेकिन फिर क्या होता है भाई कि अगर तुम्हें मैं एक ऑप्शन दे दूँ कि तुम भाई एक चैप्टर को 10 बार पढ़ो, जो कि होता है बेसिकली क्या, रिवीजन, कि तुम एक चैप्टर को बार-बार रिवाइज़ करते रहो, पढ़ते रहो। एक जगह पे मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम्हें मैं और नए-नए चैप्टर पढ़ा दूँ, मैं चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर ऐसे करते-करते 10 चैप्टर मैं तुम्हें दे दिए, मैंने तुम्हें 10 चैप्टर ऐसे करते 10 चैप्टर दे दिए, 10 चैप्टर। तो तुम बताओ ये वाला ज़्यादा तुम्हें मज़ेदार लगेगा या फिर ये वाली चीज़ ज़्यादा मज़ेदार लगेगी? ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादातर भाई बच्चों को बी वाला ऑप्शन मज़ेदार लगेगा, ना कि ए वाला। ह्यूमन टेंडेंसी है ये, ठीक है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि तुम्हें पसंद क्या आएगा भाई, तुम्हें
वैरायटी ऑफ चीज़ें, मतलब दिमाग का क्या खेल है, दिमाग का ये खेल होता है इंसानों का, उसको नई नई चीज़ें, न्यू चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है, या फिर कह लो नई नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में बहुत मज़ा आता है, फिर उनके बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है दिमाग को, फैसिनेटिंग लगता है दिमाग को ये चीज़, समझे। लेकिन देखो चीज़ वही है, अब देखो मान लो तुमने एक मूवी है, अब तुम मान लो अगर एक मूवी को तुमने 10 बार देख लिया, मान लो गोलमाल 1 वाला, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, गोलमाल 1 वाला एग्जांपल लिया था। अब मान लो भाई कुछ बच्चे होंगे, नहीं मैं मना नहीं कर रहा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने चुना होगा पहला वाला ऑप्शन कि भाई नहीं सर हमको गोलमाल बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई, हम तो सर ई ही को देखेंगे 10 बार। अब देखो सीधी सी बात है, तुमने 10 बार एक ही मूवी को देख लिया, क्या तुम्हारे दिमाग में, क्या तुम्हारे खून में नहीं बस जाएगा ये चैप्टर, मतलब तुम्हारे चैप्टर बोला मूवी, क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं आ जाएगी ये मूवी का, मतलब ये मूवी अच्छे से दिमाग में नहीं फिट हो जाएगा, जल्दी तुम्हें नहीं भूलोगे ना इस मूवी को, फिर तुम्हें कम से कम ये दो, कम से कम नहीं तो तुमको ये 1 महीना 2 महीना तक तुम्हें इस मूवी का पूरा एक एक चीज़ याद रहेगा, क्यों भाई तुमने 10 बार मूवी देखी है बढ़िया से। उसी की जगह मैं तुम्हें 10 मूवी दे दूँ, भाई तुम ये 10 मूवी देखोगे ना, तुमने पहली मूवी देख ली, तुमने दूसरी मूवी देख ली, तुमने तीसरी मूवी देख ली, ऐसा करते करते मान लो तुम भाई तीसरी मूवी, तुम मान लो तीसरी मूवी तक तुम्हें ना पहली वाली मूवी याद नहीं रहेगी, ये भाई मैं गारंटी देता हूँ। मतलब गारंटी का मतलब एकदम गारंटी नहीं भाई, कुछ होते हैं, कुछ महारथी लोग होते हैं जिनको भाई 10 की 10 मूवी याद रहेगी, जनरल केस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं भाई, हम केमिस्ट्री में एक्सेप्शन देखते हैं, रियल लाइफ में एक्सेप्शन नहीं देखेंगे भाई, ठीक है। कोटा फैक्ट्री देख के आए होंगे कुछ बच्चे, बोलेंगे सर उसमें तो टीचर ने एक्सेप्शन करके दिमाग ख़राब कर दिया, आप तो एक्सेप्शन नहीं बताओ। देखो सीधी सी बात है, तो क्या होगा, देखो अगर तुम जब जिस दिन तुमने 10 मूवी कंप्लीट कर ली, मैं तुम्हें इस बात की बता रहा हूँ गारंटी, तुम्हें 9वीं और 10वीं मूवी तो तुम्हें याद होगी हल्की हल्की, 10वीं तो तुमने अभी अभी देखी थी, तुम्हें 10वीं याद होगी, 9वीं तुमने पिछली बार देखी थी, तुम्हें हल्की हल्की याद होगी, लेकिन भाई पहली दूसरी से लेकर तुम 8वीं तक सारी मूवीज़ भूल जाओगे कि उस मूवी में क्या था, हल्का फुल्का आइडिया रहेगा लेकिन डिटेल में तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहेंगी। वही सेम कहानी होती चैप्टर्स के साथ, तुमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, तुम उस भाई चैप्टर को रिवाइज नहीं करोगे, मतलब उसको बार बार नहीं देख रहे हो, बार बार यानी कि मतलब रोज रोज नहीं पढ़ रहे हो, या फिर रोज रोज उसका कंसेप्ट को नहीं देख रहे हो, और तुम नए नए चैप्टर करते जा रहे हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि मान लो और भाई साहब 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड का मतलब हार्ड नहीं, मतलब बहुत लेंथी सिलेबस है। मूवी क्या होती है भाई, 1.5 घंटे की होती है, 1.5 घंटे, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम 10वें तक जाओगे तो तुम्हें 9वीं मूवी भी याद रहेगी, और हो सकता है कि 8वीं मूवी भी याद रहे, लेकिन चैप्टर का ये खेल है भाई, तुम 10वां चैप्टर करोगे ना, मान लो 10वें चैप्टर तक पहुंच गए, तुम्हें 9 के 9 चैप्टर याद नहीं होंगे, 10वें का आधा चैप्टर याद नहीं होगा। हाँ यही होता है कि 10वें चैप्टर कर रहे होगे, 10वें चैप्टर पे सर आगे निकल गए, तुम पीछे का भी भूल जाओगे, इतना बड़ा सिलेबस होता है 11th का। अभी तक भाई तुम गौर करो, अभी हो गया जुलाई, ठीक है, जुलाई हो गया, सॉरी जुलाई बोला, सितंबर हो गया, सितंबर है, देख लो डेट देख लो, वैसे ज़रूरी नहीं है, चलो छोड़ो नहीं दिखाना, 10 सितंबर है वैसे, तो डेट देख लो 10 सितंबर, अभी तक सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर हुए हैं, बायोलॉजी पढ़ता भी नहीं, मैं डॉक्टर से नहीं बनूंगा, केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर, फिजिक्स के 10 क्यों बोल रहा हूँ यार, मैं पागल हूँ क्या, 3 चैप्टर हुए मेरे केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर 3 चैप्टर हुए, समझ रहे हो इसका क्या कहने का मतलब भाई, बस 3 चैप्टर हुए हैं, ओवरऑल 9 चैप्टर। यही अगर स्कूलों की बात करोगे ना भाई, सितंबर चल रहा है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ स्कूलों ने 30 चैप्टर 40 चैप्टर तक आराम से 40 नहीं तो 30 चैप्टर आराम से खत्म करवा दिए होंगे अब तक, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ्स को, इंग्लिश को, सबको, जो भी तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं उनको मिला के तुम्हारे हो गए होंगे 30 से भी ऊपर सब्जेक्ट चैप्टर्स। तुम बोलोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ इंग्लिश और वो भी तो सब्जेक्ट आ रहा है सर, ऐसे तो 3, फिर भी भाई तुम्हारे टीचर ने कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नहीं तो 5 से 6 चैप्टर करवा दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो 6 चैप्टर फिजिक्स में, 6 12 6 18 6 24 6 30, हाँ 6 चैप्टर मान लो तुम, 6 चैप्टर करवा दिए भाई, हमारा 3 हुआ, समझ रहे हो, आधा। तो स्कूल की स्पीड कितनी हाई है, अब स्कूल उतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ाएगा जितनी डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिक सी बात ये है कि रिवीजन, दैट इज़ द थिंग विच यू नीड टू डू, ठीक है। अब बात रही मज़ेदार बातें मैंने कही थी बताने की, ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तुम्हें रैंक इंप्रूव करने का एक टिप दे दिया, फॉलो करो इसको। खैर मैं खुद फॉलो कर नहीं रहा हूँ, कोशिश तो करता हूँ फॉलो करने की, लेकिन वही है, देखो तुमसे भी ज़रूरी नहीं है फॉलो हो जाए, लेकिन कोशिश करो अपनी तरफ से। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा, मान लो कि तुम्हारा भाई था, ठीक है, नीट में उसने, मान लो नीट उसने किया, नीट नहीं हो पाया उससे, तो अब ज़रूरी नहीं है भाई उससे नीट नहीं हो पाया तो तुमसे नीट नहीं होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा भाई रिवीजन नहीं करता तो तुम्हारा भाई रिवीजन नहीं करता था मान लो, इसीलिए उसका नीट नहीं निकला, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम रिवीजन करोगे नहीं तो तुम्हारा नीट निकल जाएगा, तुम्हारा भी हो सकता है नहीं निकले नीट,
रिवीजन करोगे, जो तुम्हारे भाई ने गलती की है वो तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारे भाई ने रिवीजन नहीं किए बिना भी नीट पे मान लो उसके 8,000 रैंक या ऐसी कुछ रैंक आ जाती, मान लो, ठीक है, रैंक आ जाती, रैंक होल्डर बन जाता वो एक, क्या ये वर्थ इट होता भाई? मतलब बिना रिवीजन के उसके 8,000 रैंक आए, तुम ये सोच लो रिवीजन कर लोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ 1,000 के अंदर में रैंक आएगी तुम्हारी। हाँ, 1,000 के अंदर में रियलिस्टिक रैंक है ये। क्योंकि कुछ लोग होंगे बोलेंगे 100 रैंक ले आओ, 1 से लेकर 10 के बीच में रैंक ले आओ, भाई वो रियलिस्टिक नहीं होता है। रियलिस्टिक क्यों नहीं होता है भाई? क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड, ठीक है। देखो मैं तुम्हें सीधी बात है, एक फंडा बता रहा हूँ, बढ़िया सा एक रूल, ठीक है। फिजिक्स में तुमने बहुत पढ़ा होगा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i या r, जो भी था वो मुझे याद भी नहीं है कोई नहीं, ऐसी चीज़ें तुमने पढ़ी थी। ये r शायद कांस्टेंट था, हाँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ठीक है। v इज इक्वल टू i r पढ़ा है ना, तो r कांस्टेंट था। तो ये भाई ये चीज़ तुमने पढ़ी थी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब भाई ये बात तुम दिमाग में बसा लो, ऐसे ही मैं एक रूल देने जा रहा हूँ अपना, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड, हाँ NOQP लिख रहा हूँ। और जो लोग लेक्चर सुन नहीं रहोगे, पॉज कर रखी हुई वीडियो स्किप कर करके नोट्स बना रहे होंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भाई वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा इसकी मीनिंग क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझे क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? रैंक, समझ गए? रैंक, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा रैंक इंप्रूव होती जाएगी। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू प्रैक्टिस, द मोर नंबर ऑफ रैंक यू गेट। रिवीजन का भी यही फंडा है, रिवीजन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे बिलोंग्स टू क्यों लिख दिया मैंने, मैथ पढ़ा रहे हो सर हमको। रिवीजन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंक, कि रिवीजन जितना ज़्यादा होगा रैंक भी उतनी ज़्यादा होगी। और थ्योरी को भाई वैसे देखो, सीधी बात है, थ्योरी को ही रिवीजन वाले पार्ट में इंक्लूड कर लो, हो गया। और ये देख लो भाई, रिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंक भी कह सकते हो, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंक नहीं, रिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझे क्या? बैड रैंक कह लो, मतलब जितना, सॉरी रैंक कह लो, हाँ रैंक कह लो, जितना, अरे बैड रैंक कह लो यार, मैं बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, छोड़ो। देखो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी कम खराब रैंक आएगी। कम खराब रैंक का मतलब अच्छी रैंक। जितनी कम रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा खराब रैंक आएगी, इसका मतलब उतनी ज़्यादा घटिया रैंक आएगी, समझ रहे हो? ये चीज़ दिमाग में बसा लो। केमिकल बॉन्डिंग हमें क्यों पढ़नी है भाई? इंट्रोडक्शन तो सर आपने बताया ही नहीं, डेफिनेशन बता के भूल गए हमको। देखो ये पहली बात तो याद रखना, स्ट्रक्चर फॉर्म करना, जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर 10th में पढ़ा होगा सबने, ये मत बोल देना भाई पढ़ा नहीं है, वरना भाई अभी डंडा भी पड़ा है मेरे पास मोटा वाला, उठा के ला के बजाऊंगा सबको टीचर मान लो ऑनलाइन में, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मार सकता। खैर आई एम फ्रेंडली टीचर, मारता नहीं हूँ, हाथ नहीं उठाता बच्चों पे, समझे? ज़्यादा फ्रेंडली मत बन जाना, बता रहा हूँ, करीब आ जाते हैं टीचर के कुछ ज़्यादा ही बच्चे। देखो 2 मिनट की वीडियो कही थी, 23 मिनट हो गए, चलो छोड़ो, जान दो। डिटेल में पढ़ाने में मेरे को भाई जब फ्लो बनता है ना, तो फिर वो 1.5 घंटे 2 घंटे तक बना रहता है। देखो अब क्या कह रहा हूँ मैं, कार्बन ये है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर फॉर्म करना कुछ इस तरीके का, या फिर बॉन्ड बनाना, बनाना बॉन्ड नहीं कह रहा हूँ, बनाना बॉन्ड देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में ही आएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए, हाँ कोटा फैक्ट्री वालों, खड़ा हो गया तुम्हारा दिमाग अचानक से, दिमाग की बात की है, याद रखना। देखो बॉन्ड बनाना, स्ट्रक्चर बनाना भाई केमिस्ट्री की हार्ट कहलाती है। कहलाती क्या है, मतलब केमिस्ट्री का दिल है ये। कि भाई केमिस्ट्री में जब तक तुम ये नहीं देख लेते भाई, कहाँ केमिस्ट्री में अगर ये नहीं लिखा है भाई बॉन्ड बना रहा है वो, स्ट्रक्चर बना रहा है वो, भाई तो फिर केमिस्ट्री का मतलब ही नहीं रह जाता, तुम ये समझ लो एक तरीके से। कैसे भाई? तुमने अभी तक कितने चैप्टर पढ़े हैं? एटम्स के बारे में पढ़ा, एटम्स में क्या भाई, एटम्स की शुरुआत कैसे हुई केमिस्ट्री की? 9th क्लास में याद करो, 9th क्लास को याद करो, एटम से शुरुआत हुई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई गई, इसमें एटम्स के बारे में था, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म, बॉन्डिंग के बारे में था कि नहीं था? भले ही वो आयोनिक बॉन्ड था, भले ही वो कोवेलेंट था, कौन सा बॉन्ड था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्डिंग थी कि नहीं उसमें इंक्लूडेड थी। स्ट्रक्चर था क्या, वो स्ट्रक्चर बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रक्चर बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, स्ट्रक्चर बनाता है क्या? हाँ बनाता है सर। भाई वाटर स्ट्रक्चर बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है सर। वाटर कोई बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? वाटर बॉन्ड भी तो बना रहा है भाई।
ठीक है। तो बस ये मैं बताना चाह रहा था भाई कि बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर तुम एक दिल की तरह मान लो केमिस्ट्री में। जहाँ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर नया यही दिख रहा है तुम समझ जाओ भाई वो उसको केमिस्ट्री तुम कहो ही मत। समझे? हम यही नहीं होता केमिस्ट्री का मतलब कि केमिकल लोचा कर रहा है भाई। जैसे केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना तो दिमाग में आता है भाई कि एक बुढ़ा आदमी खड़ा है भाई शीशे में, क्या लेके, केमिकल लेके, और दूसरे शीशे में कुछ केमिकल लेके, दोनों को मिक्स कर रहा है, फटा केमिकल और उसका मुंह काला। यही चीज़ दिमाग में आती है भाई, मेरे दिमाग में तो यही आती है, तुम्हारा नहीं पता है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, ये बेसिक चीज़ मैंने तुम्हें बताई। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और केमिकल बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना और स्ट्रक्चर्स को जानना, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया स्ट्रक्चर्स को जानना, स्ट्रक्चर को जानना। स्ट्रक्चर भाई, स्ट्रक्चर के बिना केमिस्ट्री होती ही नहीं, तुम समझ लो। केमिस्ट्री का हार्ट है स्ट्रक्चर। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, या क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा, छोड़ो। एसएसटी में मैं बेकार हूँ, बस 95 नंबर आए थे 100 में से एसएसटी में मेरे। सोचो कितना बेकार हूँ मैं एसएसटी में। साइंस में मेरे ठीक आए थे 95 आउट ऑफ 100। अरे सर दोनों नंबर में फ़र्क का है सर, एसएसटी के में तो उतने ही आ गए सर, 95% आ गए सर, एसएसटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। भाई देखो अंदर की बात बताता हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की वजह से क्या हुआ कि एसएसटी का पेपर मेरा अच्छा गया। चलो ठीक है, बहुत झूठ बोल लिया सर आपने। ठीक है भाई, मेरी हिस्ट्री ठीक, मेरा एसएसटी ठीक था, ठीक है। बट मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ किसकी, पता है? एसएसटी में भी तो 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, जरूरी है सारे सब्जेक्ट अच्छे हों। हिस्ट्री अच्छी लगती थी मुझे, पॉलिटिक्स अच्छी लगती थी मुझे। पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं करेंगे जब तक मज़ा कैसे आएगा। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी मुझे, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब वो तो भाई रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल रहते थे। मनी के बारे में, क्रेडिट के बारे में भी पढ़ा था, बहुत मज़ा आया था। बस भाई एक जिससे नफरत थी ना, वो था भाई जियोग्राफी। भाई गंदी वाली नफरत थी मेरे को जियोग्राफी से, पता है क्यों? ये जियोग्राफिकल एरियाज़, जियोग्राफिकल फेरियाज़, उसके बाद भाई क्या, रेनी सीजन में कौन सा उगता है पौधा बताओ, हैं, ये सब फलाना फलाना चीज़ें, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था ऐसी की तैसी। छोड़ो, जान दो, एसएसटी को याद मत करो, दुख होता है बहुत, क्या कर सकते हैं, रोना भी आ जाता है। चलो हटाओ, इसी की तैसी। मेन चीज़ ये है, कंपाउंड के बारे में पढ़ना, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, केमिकल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग हार्ट है केमिस्ट्री की, और हमें इस केमिस्ट्री की हार्ट को जीतना है, यानी केमिस्ट्री के दिल को जीतना है, तभी तो भाई केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाओगे, है कि नहीं? तो हमें केमिस्ट्री के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करनी होगी, केमिस्ट्री के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएंगे कि भैया केमिस्ट्री भी फेंक फेंक के नंबर देगा हम, ठीक है। तो इसमें हमें काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है सर? केमिकल बॉन्ड तो होता ही है भाई, अभी केमिकल बॉन्डिंग की तो मीनिंग बताई। केमिकल बॉन्ड वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, जो कि मतलब होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे को टाइटली होल्ड किए रहते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर या कंपाउंड के अंदर। समझ में आई? पूरी समरी बता, टाइप्स पढ़ेंगे। देखो क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक को एक बार मैं बता देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, prediction of state of hybridization, bond parameters, covalent character in ionic bond, polarity in covalent bonds, resonance, molarity orbit, molecular orbital theory, hydrogen bonding, metallic bonding, some important definition और quick recap करेंगे इन सब का, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, आई होप आपको अच्छा लगा हो। 30 मिनट तक मज़े आए होंगे आप लोगों को इस क्लास में, ठीक है। क्लैश नहीं बोल रहा हूँ, किसी को सीओसी याद आ जाएगा, कोई सोचेगा भाई क्लैश क्लैश मतलब लड़ाई झगड़ा, ये हम लड़ाई झगड़ा करेंगे सर, हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ाई करो चुपचाप, आईआईटी मिलेगी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। क्या चाहिए हमको? आईआईटी बॉम्बे। और किसी की तो सोचो ही मत भाई, नीचे नज़र होनी चाहिए, नहीं चाहिए, आईआईटी बॉम्बे चाहिए हमको, क्या समझे? तो आगे बढ़ते हैं। यहीं तक की थी वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, पढ़ने में मज़ा आया है तो भाई जाओ जाके पढ़ाई करो। मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों को सब्सक्राइब करो या लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा मैं आपको। बस एक चीज़ ज़रूर करना दोस्त, कमेंट में तुम मुझे ये ज़रूर बता देना कि लेक्चर कैसा लगा, और लेक्चर में क्या कुछ कमी थी, और अगर कुछ कमी थी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कुछ भी कमी थी, या फिर मेरे पढ़ाने का ढंग तुम्हें कुछ और तरीके का चाहिए, या फिर हमें होमवर्क भी चाहिए, डीपीपी भी चाहिए,
जो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना, बाकी कुछ करो मत करो। और भाई देखो, अपने दोस्तों का भला करो, मतलब दुनियादारी क्या है कि सबका भला हो, सबका भला हो, ठीक है, सबका भला हो, ये है दुनियादारी। तो दोस्तों को ज़रूर भेज देना ये वीडियो, जिनको भी भाई प्रॉब्लम हो रही है समझने में चीज़ें, उनको ज़रूर भेज देना ये वीडियो। इससे क्या होगा, तुम्हारे दोस्त का भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा। सर हमारा कैसे भला होगा सर, अगर हमारे दोस्त को भेज देंगे तो उसके नंबर हमसे अच्छे आ जाएंगे ना सर, उसको रैंक ज़्यादा मिल जाएगी हमसे, जो कि हम नहीं चाहते, इसीलिए हम शेयर नहीं करेंगे। देखो, डिपेंड करता है तुम पे, बट मैं इसलिए कह रहा था कि हम पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे, ठीक है। हम भैया दयालु बंदे हैं, हम सबकी सहायता करने पे यकीन रखते हैं। पॉजिटिविटी फैलाए रखो भाई, दुनिया को पॉजिटिविटी से भर दो, काइंडनेस से भर दो, ग्रेटनेस से भर दो, ठीक है। ये मैं बस कहना चाहता हूँ। देखो, लाइक वाइक करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत से पढ़ाई करो। और IIT बॉम्बे याद रखना, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। अरे बाप रे, डरा दिया। तो बस पढ़ते रहना। गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अचानक से दरवाज़ा खुला तो मैं डर गया।